सो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अंडरराइटिंग का नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 2। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरराइटर्स को क्या मिलता है, अंडरराइटिंग के बदले कमीशन मिलता है, रेट ऑफ कमीशन क्या होता है, एज पर कंपनीज एक्ट क्या होता है, एज पर सेबी गाइडलाइंस क्या होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अंडरराइटिंग का नेक्स्ट क्लास, दैट इज लेक्चर नंबर 2। और आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे ये एग्जाम्पल, जिससे हम लोग को अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1, एक कंपनी है ए लिमिटेड, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होता है जो शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को। तो ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इस कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया था। द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन, मतलब फुल्ली अंडर रिटन, जितना शेयर कंपनी इशू किया पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसको दे दिया, अंडरराइटर्स को। ठीक है, द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन, मतलब 1 लाख शेयर्स का अंडरराइटिंग करवा रहा है कंपनी, और 3 अंडरराइटर से करवा रहा है। एज एक्स को दे रहा है 40%, वाई ले रहा है 30%, जेड ले रहा है 30%। मतलब कंपनी शेयर इशू किया 1 लाख, 1 लाख का 40%, 40,000 शेयर्स कौन अंडरराइट करेगा, जिम्मेदारी कौन ले रहा है सब्सक्राइब करवाने का, एक्स। वाई बोल रहा है हम 30% सब्सक्राइब करवा देंगे, किसका 30%, 1 लाख इक्विटी शेयर्स का। और जेड भी बोल रहा है कि वो भी 30% सब्सक्राइब करवा देगा। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, 4:3:3। ठीक है, इस रेशियो में अंडरराइटर्स लोग अपना शेयर्स को यहां पे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अंडरराइटर्स इस रेशियो में शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अंडरराइट कर रहे हैं। और अगर अंडरराइटर्स लोग सब्सक्राइब नहीं करवा पाएंगे पब्लिक से, तो कौन खरीदेगा, अंडरराइटर्स लोग खुद खरीद लेंगे। ठीक है, बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल, टोटल कितना एप्लीकेशन आ गया, 80,000 शेयर्स। तो ध्यान से देखो, कंपनी शेयर कितना इशू किया था, 1 लाख, और एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया कंपनी को, टोटल इन ऑल, टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया, 80,000। तो अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया था और उसमें से 80,000 शेयर बिक गया, सब्सक्राइब हो गया, तो कितना नहीं बिका, 20,000 शेयर्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये 20,000 शेयर्स कौन खरीदेगा, तो इसका आंसर है अंडरराइटर्स खरीदेंगे। ये 20,000 शेयर्स कौन खरीदेगा, तो आंसर है इसका अंडरराइटर्स खरीदेंगे। ना क्वेश्चन ये आता है कौन सा अंडरराइटर कितना खरीदेगा, तो उसी के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। बिकॉज 20,000 शेयर्स अंडरराइटर्स खरीदेंगे ये तो पता है, बट एक्स कितना खरीदेगा, वाई कितना लेगा और जेड कितना लेगा ये पता नहीं है। उसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 80,000 शेयर जो सब्सक्राइब हुआ था उसमें से एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ एक्स, मतलब मार्किंग ऑफ एक्स। 80,000 शेयर्स जो सब्सक्राइब हुआ था बाय द जनरल पब्लिक, उसमें से 20,000 शेयर्स पे किसका स्टैंप है, किसका मार्किंग है, एक्स का। मतलब एक्स के नाम का मार्क्ड फॉर्म या फिर मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 20,000। दोज फॉर 10,000 शेयर्स एट दैट ऑफ वाई, मतलब 10,000 शेयर्स पे किसका मार्किंग है, वाई का, वाई के नाम का मार्किंग है। एंड 20,000 शेयर्स एट दैट ऑफ जेड, मतलब 20,000 शेयर्स पे किसके नाम का मार्किंग है, जेड का। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, जो कि कितना है, एक्स के रेस्पेक्ट में 20,000 शेयर्स के ऊपर है, वाई के रेस्पेक्ट में 10,000 शेयर्स के ऊपर है, और जेड के रेस्पेक्ट में 20,000 शेयर्स के ऊपर है। तो ध्यान से देखो ये सब मार्क्ड एप्लीकेशन है, जिसका टोटल कितना होगा, 50,000। तो अगर 80,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ जिसमें 50,000 एप्लीकेशन मार्क्ड है, या तो एक्स के नाम पे, या तो वाई के नाम पे, या तो जेड के नाम पे, टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ 80,000, जिसमें से 50,000 एप्लीकेशन मार्क्ड है अंडरराइटर्स के नाम पे। तो जो मार्क्ड नहीं है, अनमार्क्ड है, वो कितना होगा, 30,000। और वो हम लोग वर्किंग में निकालेंगे, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड दैट इज 80,000 शेयर्स प्लस मार्क्ड एप्लीकेशन, इन तीनों का टोटल 50,000, तो अनमार्क्ड हो जाएगा 30,000। और भूल मत जाना, अनमार्क्ड का भी क्रेडिट किसको दिया जाएगा, अंडरराइटर्स को, क्योंकि उन्होंने पूरा जिम्मेदारी लिया था। सोचो अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया और 1 लाख शेयर अंडरराइट करवा दिया, अंडरराइटर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, 40,000, 30,000, 30,000। अब अंडरराइटर्स की कुछ मेहनत करने से पहले ही कंपनी का सारा शेयर अपने आप बिक गया। अंडरराइटर्स कुछ करते, किसी को इन्फ्लुएंस करते, किसी से बातचीत करते, उससे पहले कंपनी का सारा शेयर अपने आप बिक गया। इसका मतलब अंडरराइटर्स का कोई मेहनत तो नहीं लगा, कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं लगा, बट फिर भी अंडरराइटर्स को कमीशन कितना पे मिलेगा, जितना शेयर्स उन्होंने अंडरराइट किया। रीजन, उन्होंने पहले रिस्क ले लिया था, है ना। रिस्क तो लोग पहले ले रहे हैं ना, और रिस्क बहुत ज्यादा भी ले रहे हैं। और रिस्क तो ये है कि अगर पब्लिक नहीं खरीदेगा तो अंडरराइटर्स खुद खरीदेंगे। देखो एक होता है ब्रोकर, ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या डिफरेंस है, ब्रोकर ना काम करने के बदले कमीशन लेता है,
पर वो ये नहीं बोलता है कि पब्लिक नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। शेयर ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या डिफरेंस है? एक होता है शेयर ब्रोकर, ब्रोकर बोलता है कि हम पब्लिक में ये शेयर सब्सक्राइब करवाने का कोशिश करेंगे और जितना शेयर हम सब्सक्राइब करवाएंगे उस पर हमको कमीशन दे देना। अंडरराइटर्स ब्रोकर से थोड़ा अलग है। अंडरराइटर्स बोलता है कि हम पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए कोशिश करेंगे और अगर पब्लिक नहीं खरीदेगा तो हम पर्सनली खुद खरीद लेंगे। तो ये डिफरेंस है। तो ज्यादा रिस्क किसका है? अंडरराइटर्स का है। इसलिए अंडरराइटर्स का जो रेट ऑफ कमीशन है वो स्पेसिफिकली एक्ट में बताया गया है। अंडरराइटर्स का जो रेट ऑफ कमीशन है वो स्पेसिफिकली एक्ट में बता दिया गया है। तो ये डिफरेंस होता है शेयर ब्रोकर और अंडरराइटर में। शेयर ब्रोकर कमीशन तो चार्ज करेगा, बदले में शेयर नहीं खरीदेगा। अंडरराइटर का रिस्क ज्यादा है, इसलिए उसका कमीशन पहले से डिफाइंड रहता है, उसको कमीशन पूरा मिलेगा। बोल रहा था रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स डिड नॉट बियर एनी स्टैंप। रिमेनिंग जो 30,000 का एप्लीकेशन था उस पर कोई स्टैंप नहीं था, मतलब वो अनमार्क्ड था। हम लोग को दिखाना है शो द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स किसके रेस्पेक्ट में? इन शेयर्स के रेस्पेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे इन शेयर्स। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे इन शेयर्स। कॉपी के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में एक पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड में 3 कॉलम बना लेंगे, एक एक्स, 4 बना लेंगे, टोटल भी बनाएंगे, एक वाई और एक जेड, एंड लास्ट में टोटल। अच्छा, ये सारा जो स्टेटमेंट बनेगा, टेबल बनेगा, ये इन शेयर्स है, मतलब यहाँ पे कभी कहीं पे भी रुपीस का बात नहीं होगा, तो रुपीस का साइन कहीं पे भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले पहला सब हम लोग फॉर्मेट देख देख के बनाएंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने फॉर्मेट भी लिख लिया था। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। देखो कंपनी शेयर कितना इशू किया था? कंपनी शेयर इशू किया था हमारे एग्जांपल में 1 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था और ये इशू जो था वो किस किस परसेंटेज में अंडरराइट हुआ था? एक्स ने 40% का अंडरराइटिंग किया था, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स का 40% 40,000, वाई और जेड ने 30-30 ईच, मतलब 30,000 30,000 और टोटल 1 लाख। तो पहले हम लोग लिख देते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। पहले हम लोग लिख देते हैं ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब एक्स ने बोला था कि वो अपने दम पे 40,000 शेयर्स को अंडरराइट करेगा और पब्लिक को बोलेगा कि वो 40,000 शेयर्स खरीदे, लेकिन अगर पब्लिक नहीं खरीदता है तो एक्स पर्सनली खुद खरीदेगा। तो ये टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि पता चले कि अंडरराइटर्स लोग को कितना शेयर खरीदना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उनके बोलने पे पब्लिक ने नहीं खरीदा, मतलब अंडरराइटर्स लोग को जबरदस्ती कितना शेयर खरीदना पड़ेगा। तो ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग लेस कर देते हैं पहले मार्क्ड फॉर्म या फिर मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया है एक्स के रेस्पेक्ट में कितना है, y के रेस्पेक्ट में कितना है और z के रेस्पेक्ट में कितना है। x के रेस्पेक्ट में 20,000 मार्क्ड फॉर्म आया, y के रेस्पेक्ट में 10,000 आया और z के रेस्पेक्ट में 20,000 आया। तो कुल मिला के मार्क्ड एप्लीकेशन कितना हो गया? 50,000। कुल मिला के मार्क्ड एप्लीकेशन या फिर मार्क्ड फॉर्म कितना हो गया? 50,000। अब ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देते हैं। तो 40,000 में से 20,000 गया तो ये अभी भी 20,000 पॉजिटिव, 30 में 10 गया तो ये 20,000 पॉजिटिव और ये 10,000। तो कुल मिला के टोटल आ जा रहा है 50,000। मतलब स्टेटमेंट का मतलब समझो, एक्स का जिम्मेदारी था 40,000 शेयर सब्सक्राइब करवाने का। देखो उसने अपना 50% काम तो ऐसे ही कर दिया, तो उसका क्रेडिट उसको हम दे दिए, तो उसका आधा जिम्मेदारी खत्म। उसका रिमेनिंग जिम्मेदारी कितना? लायबिलिटी कितना? 20,000। वाई का लायबिलिटी था 30,000 का, उसने अपना 10,000 तक का काम पूरा कर दिया, तो उसका रिमेनिंग लायबिलिटी कितना? 20,000। सिमिलरली जेड का 10,000।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे और 6 लाइन का जगह छोड़ दो या फिर 5 लाइन का जगह छोड़ दो। 5 लाइन का जगह छोड़ के इसके बाद 5 लाइन का जगह छोड़ के बना देंगे थोड़ा सा वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 यहां से 5 लाइन का जगह छोड़ेंगे और बना देंगे वर्किंग नोट 1। अच्छा, अनमार्क तो दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में, अनमार्क जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ दो। अनमार्क क्वेश्चन का लास्ट लाइन में दिया हुआ है 30,000 शेयर डिड नॉट बियर स्टैंप ऑफ एनीबॉडी, है ना, ऐसा लिखा है ना। 30,000 शेयर पे किसी का स्टैंप नहीं था, तो ये पहला क्वेश्चन तो वर्किंग का दरकार नहीं है। लेकिन देखो याद रखना लॉजिक, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसका भी बेनिफिट, उसका भी क्रेडिट किसको दिया जाएगा, उसका भी क्रेडिट अंडरराइटर्स को ही दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी तो पूरा लिया था। अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो खुद ब खुद चला आया कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करने, खरीदने, किसी के बोलने पे नहीं आया। ऐसा एप्लीकेशंस जिसपे ना ही स्टैंप ऑफ एक्स है, ना ही स्टैंप ऑफ वाई है, ना ही मार्किंग ऑफ जेड है, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन ब्रैकेट में लिख देंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, दैट इज 4:3:3। तो जो भी 30,000 का अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसको 4:3:3 में बांटेंगे, तो 30,000 इंटू 4/12, तो ये आता है 4/12 मतलब 1/3, 4/10, सॉरी 4/10, 30,000 इंटू 4/10, तो ये आ जाएगा 12,000, और 30,000 इंटू 3/10 तो ये आएगा 9,000 ईच। मतलब अनमार्क्ड का क्रेडिट मिलने से अंडरराइटर्स का लायबिलिटी और कम हो गया। देखो इसका तो अभी इसको और काम करना था, 20,000 शेयर सब्सक्राइब करवाना था, इसको 12,000 का क्रेडिट और मिल गया, तो इसके लिए कितना बच गया काम, 8,000 का। 20 में 9 गया तो 11,000, 10 में 9 गया तो 1,000, और 50 में 30 गया तो 20,000। तो यही वो 20,000 शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा था, बोल के अंडरराइटर्स लोग को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। यही वो 20,000 शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा था, बोल के अंडरराइटर्स को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, और यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट सम का आंसर, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो ये स्टेटमेंट बना के ये पता चल गया कि कौन सा अंडरराइटर कितना शेयर खरीदेगा अपना लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट सम का सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है, एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, ऑन 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 को एक्सपोर्ट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। इशूड अ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है कि कंपनी कब फॉर्म हुआ था, कंपनी का डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी किस टाइप किस किस क्लास ऑफ शेयर्स इशू करता है, कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, कंपनी डिविडेंड कितना दिया था लास्ट 10 साल में या 5 साल में, 2 साल में, ये सब डिटेल लिखा रहता है प्रोस्पेक्टस में। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कंपनी ऑफर कितना किया, प्रोस्पेक्टस इशू करके 5 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर किया, जिसका फेस वैल्यू था ₹10 ईच। द होल इशू वाज अंडररिटन, मतलब फुल्ली अंडररिटन, द होल इशू वाज अंडररिटन बाय के, बी, डी एंड एम। 4 अंडरराइटर्स थे, के, बी, डी और एम, इन्होंने पूरा का पूरा अंडरराइटिंग कर दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा इशू को अंडरराइट किया था। के ने अंडरराइट किया था फॉर 2 लाख, बी अंडरराइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था 1.5 लाख, डी का 1 लाख और एम का 50,000। तो के का 2 लाख, 1.5 लाख बी का, डी का 1 लाख और एम का 50,000, तो उनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो हो जाएगा, देखो 20:15:10:5, या फिर और भी कट कर सकते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4,50,000 शेयर, देखो कंपनी शेयर कितना इशू किया था 5 लाख, बट एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ 4,50,000। तो कंपनी जितना शेयर इशू किया था पब्लिक को, उसमें से कितना एप्लीकेशन सब्सक्राइब्ड हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हो गया,
कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया, कितना शेयर बिक गया, 4,50,000। तो हमको डिफरेंस कितना दिख रहा है दोनों का, 50,000। मतलब 50,000 वो शेयर थे जो कंपनी इशू तो किया, अंडरराइटर्स ने अंडरराइट भी किया, बट वो सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो अंडरराइटर्स लोग कुल मिला के टोटल कितना शेयर खरीदेंगे, 50,000। क्योंकि कंपनी कितना इशू किया था शेयर, 5 लाख। कुल मिला के एप्लीकेशन कितना आया, देखो द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,50,000। मतलब कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया भाई पब्लिक, 4,50,000। तो कितना शेयर इशू हुआ था, अंडरराइट भी हुआ था, बट सब्सक्राइब नहीं हुआ, 50,000 शेयर। तो वो जबरदस्ती 50,000 शेयर कौन खरीदेगा, अंडरराइटर्स लोग मिलकर खरीदेंगे। बट कौन कितना खरीदेगा वो देखना है। इस 4,50,000 में से ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एज फॉलोज। के का देखो मार्क्ड एप्लीकेशन 2,20,000 है, ये तो अब की बार कुछ अलग ही हो गया। देखो के का ग्रॉस लायबिलिटी 2 लाख था, बट उसका मार्क्ड एप्लीकेशन 2,20,000। मतलब जितना उसको काम करना था उससे ज्यादा काम उसने कर दिया। उसका जिम्मेदारी था 2 लाख शेयर सब्सक्राइब करने का, उसके बोलने पे पब्लिक 2,20,000 सब्सक्राइब कर लिया। मतलब उसने जरूरत से ज्यादा काम कर दिया। तो लॉजिकली सोच के बताओ, के को जो कमीशन मिलना चाहिए वो 2 लाख शेयर पे मिलना चाहिए कि 2,20,000 पे, 2 लाख पे, क्योंकि पहले ही उसने बोला था 2 लाख के लिए। भाई अगर तुम ज्यादा करवा सकते तो पहले से बोलना था, ठीक है। तो 2 लाख शेयर पे ही मिलेगा। बी का देखो 1.5 लाख के लिए उसने अंडरराइट किया था, 90,000 उसके नाम का मार्क्ड एप्लीकेशन। डी के नाम का मार्क्ड एप्लीकेशन 1,10,000, इसने भी ज्यादा काम कर दिया। और एम के नाम का मार्क्ड एप्लीकेशन 10,000। तो अगर हम इन टोटल करेंगे इसका, अगर कैलकुलेटर में मार्क्ड एप्लीकेशन का, तो 2,20,000, 90,000, 1,10,000 और 10,000 कितना आता है, 2,10,000, 4,30,000, राइट, 4,30,000 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, टोटल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम जनरल पब्लिक 4,50,000, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड फॉर्म कितना, 4,30,000। तो अनमार्क्ड कितना, 20,000। वो हम लोग को वर्किंग दिखाना पड़ेगा। अब की बार बोल रहे हैं फाइंड द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो स्टार्ट करते हैं सम्स। स्टार्ट करते सोल्यूशन, हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स। स्टेटमेंट showing स्टेटमेंट ऑफ नहीं होगा, सॉरी, स्टेटमेंट शोइंग होगा सिर्फ। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स। तो सबसे पहले लिख देंगे पर्टिकुलर्स, और अब की बार ध्यान से देखना 5 कॉलम बनेगा, 4 ठो अंडरराइटर है। तो एक के का कॉलम, एक बी का कॉलम, के बी डी और एम, और लास्ट में बन जाएगा टोटल। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स के बी डी एम। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रॉस लायबिलिटी। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को समझ में आएगा कंपनी शेयर कितना इशू किया था, 5 लाख इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू था 10 रुपया ईच। और अंडरराइटर्स ने इसको कैसे कैसे अंडरराइट किया था। के ने अंडरराइट किया था फॉर 2 लाख शेयर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है। के ने बोला था कि वो 2 लाख शेयर सब्सक्राइब करवा देगा। बी ने अंडरराइट किया था फॉर 1,50,000 शेयर्स। डी ने अंडरराइट किया था फॉर 1 लाख शेयर्स। और एम ने अंडरराइट किया था फॉर 50,000 शेयर्स। तो 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख, और 1 लाख, 4.5 लाख, और 1 लाख और 50,000, मतलब कुल मिला के 5 लाख शेयर्स। तो कंपनी 5 लाख शेयर इशू किया था, और अंडरराइटर्स ने इस तरह से अपना अपना लायबिलिटी, अपना अपना एक्सेप्टेंस दिया था कि 5 लाख शेयर्स में हम इतना शेयर सब्सक्राइब करवा देंगे। ये ग्रॉस लायबिलिटी अंडरराइटर्स का। अब अंडरराइटर्स के बोलने पे जिन्होंने शेयर परचेज किया,
के बोलने पे जिन्होंने शेयर परचेज किया उन्होंने डेफिनेटली के नाम का ही मार्क्ड फॉर्म फिलअप किया होगा। तो ध्यान से देखो, के नाम का जो मार्क्ड फॉर्म है, जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, वो कितना है? वो तो जरूरत से ज्यादा ही है, 2,20,000 है। तो ये नेगेटिव का क्या करेंगे सीखेंगे इस क्वेश्चन में। मतलब बात ऐसा है कि के ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि वो 2 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब करवाएगा, बट उसका इतना लोग सुनते हैं, इतना वो बड़ा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि उसके बोलने पे ज्यादा शेयर्स बिक्री हो गया। उसका टारगेट था, उसको लगा था वो 2 लाख शेयर ही सब्सक्राइब करवा पाएगा, पर इसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब सोचो, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आधा से ज्यादा इंडिया, इनफैक्ट 90% इंडिया भरोसा करता है एसबीआई पे। तो अगर एसबीआई कुछ बोलेगा तो हम लोग जरूर सुनेंगे, उसका बात हम लोग जरूर गौर करेंगे। तो वैसे करके के का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। के ने क्या किया, 2 लाख शेयर का जिम्मेदारी लिया था और उसके बोलने पे 2,20,000 शेयर बिक गया, मार्क्ड एप्लीकेशन। बी का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? 90,000। बी का मार्क्ड एप्लीकेशन 90,000, इसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। डी का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, 1,10,000 इसका मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया, जितना प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा। और एम का भी कमी है, 10,000 है। तो हम लोग टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 4,30,000। मतलब एप्लीकेशन हम लोग को देखो क्वेश्चन के हिसाब से रिसीव कितना हुआ? 4,50,000। पब्लिक ने कंपनी का कितना शेयर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया? 4,50,000। कंपनी शेयर कितना इशू किया था? 5 लाख। पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर लिया? 4,50,000। कंपनी शेयर कितना इशू किया था? 5 लाख। पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर लिया? 4,50,000। तो कितना शेयर इशू तो हुआ, अंडर राइट भी हुआ, बट सब्सक्राइब नहीं हुआ? 50,000। 5 लाख शेयर कंपनी इशू किया था, पब्लिक ने 4,50,000 खरीद लिया, तो कितना शेयर इशू हुआ था, अंडर राइट भी हुआ था, बट सब्सक्राइब नहीं हुआ जनरल पब्लिक? 50,000। वो 50,000 शेयर जबरदस्ती कौन खरीदेगा? अंडर राइटर्स। और वो जो 4,50,000 एप्लीकेशन आया उसमें कुछ मार्क्ड फॉर्म था, इतना इतना था, के नाम का इतना, बी के नाम का इतना, तो टोटल एप्लीकेशन आया 4,50,000। इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन 4,30,000, तो रिमेनिंग अनमार्क्ड एप्लीकेशन। पहले हम लोग इसको माइनस करते हैं, पहले इसको माइनस करेंगे, हम देखेंगे किसी किसी का नेगेटिव भी आ रहा है, तो जिसका नेगेटिव आएगा उसको नेगेटिव में ही रखेंगे। जैसे इसका 20,000 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लॉस नहीं है, नेगेटिव का मतलब इसको जितना जिम्मेदारी था उससे ज्यादा काम इसने कर दिया, दूसरे का काम कम कर दिया इसने। ठीक है, इसने दूसरे का काम कम कर दिया। बी का देखो 60,000 पॉजिटिव आ रहा है, डी का देखो 10,000 नेगेटिव आ रहा है, और एम का 40,000 पॉजिटिव आ रहा है, और कुल मिला के चेक करो 70,000 ही आ रहा है। 60 और 40 पॉजिटिव में है, तो 1 लाख, और 1 लाख में से 30,000 माइनस होगा तो 70,000। ठीक है, अब क्या करना है? नेगेटिव का फिलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट बाद में होगा, अभी नहीं होगा उसका ट्रीटमेंट नेगेटिव का। अब हम लोग क्या लेस करेंगे? लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेस कर देंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया था, इस क्वेश्चन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं बताया, तो यहां से करीब 6 लाइन का जगह छोड़ देना, यहां से 6 लाइन का जगह छोड़ के अब हम लोग को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 1। यहां से हम लोग बना लेंगे वर्किंग नोट 1। अनमार्क्ड एप्लीकेशन जहां पे लिखे हैं वहां से 6 लाइन का जगह छोड़ देंगे, यहां से 6 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन।
तो यहां पे एक कॉलम बना लेंगे शेयर्स का, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट में ना रुपीस का कोई काम ही नहीं है, ये सारा शेयर्स का कैलकुलेशन है। और क्वेश्चन में सबको देखो, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड एज पर द क्वेश्चन कितना, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना, 4,50,000। देखो एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 4,50,000, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितना, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन 4,30,000, मार्क्ड फॉर्म्स मार्क्ड एप्लीकेशन 4,30,000। तो अनमार्क्ड कितना, 20,000। ऐसे याद रखेंगे, टा लेस मा इज इक्वल टू उमा। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन हम लोग का टा, मार्क्ड एप्लीकेशन मा, तो टा माइनस मा इज इक्वल टू अनमार्क्ड एप्लीकेशन उमा। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना, 20,000। ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया, इस अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांट देते हैं। तुम देखो ग्रॉस लायबिलिटी का क्या रेशियो होगा, यही तो ग्रॉस लायबिलिटी है, सबसे कम जीरो इसमें है। तो 4 जीरो अगर कटेगा तो इसमें 20 बच गया, इसमें 15 बच गया, इसमें 10 बच गया, इसमें 5 बच गया। और छोटा करना चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। ये हम लोग का वर्किंग नोट 1 खत्म, इसको हटा देते हैं। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और हमेशा याद रखना अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट भी किसको दिया जाता है, अंडर राइटर्स को भी दिया जाता है। इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, दैट इज 20:15:10:5। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 20,000, 20,000 को फटाफट इस रेशियो में बांटो, 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 5 50। तो 20,000 इंटू 20/50 ये आएगा 8,000, ठीक है। अच्छा 20,000 इंटू 15/50 ये कितना आएगा, 6,000। ये कितना आएगा, 20,000 इंटू 10/50 1/5, 4,000। और 20,000 इंटू 5/50 1/10, 2,000। तो देखो ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है ना, इसका बेनिफिट भी, इसका भी क्रेडिट किसको मिलता है, अंडरराइटर्स को ही मिलता है। तो जब ये क्रेडिट इनको मिलेगा ना, तो ध्यान से देखो के का जो नेगेटिव है 20,000 था, वो और नेगेटिव हो जाएगा, वो 28,000 नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये तो वो अपने दम पे किया था, वो जिम्मेदारी लिया था 2 लाख का, उसके अपने दम पे, उसके बोलने पे कितना शेयर बिक गया, 2,20,000। तो वो एक्स्ट्रा काम कर दिया, जितना बोला था उससे ज्यादा करके दिखा दिया, और इसका बेनिफिट भी उसी को देंगे। तो उसको टोटल सरप्लस कितना, 28,000। 60,000 में से 6 गया तो 54,000, 54,000। 10,000 नेगेटिव में 4,000 नेगेटिव, और क्योंकि लेस का आइटम है तो 14,000 नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव मतलब लॉस नहीं है, इन्होंने अपना काम से ज्यादा काम कर दिया, दूसरों का भी काम कम कर दिया। ये सरप्लस है, सरप्लस। ये नेगेटिव मतलब ये सरप्लस है। और 40,000 में 2,000 माइनस तो 38,000। तो देखो घुमा फिरा के ये 50,000 आ रहा है टोटल। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। 54 और 38 ऐड करो, कितना आता है, 54 और 38 इज 92, राइट। 54 38, यस 92, एंड 92 माइनस 42, 50,000। क्लियर। अब ये जो सरप्लस है, सरप्लस ध्यान से देखो किसका किसका सरप्लस है, किसका किसका सरप्लस है, के का और डी का।
कि जो के और डी का सरप्लस है, इन्होंने अपने जरूरत से ज्यादा काम कर दिया, जितना प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा कर दिया। देखो डी के बोलने पे 1,10,000 शेयर बिक गया और उसको बेनिफिट भी 4,000 का मिलेगा, तो वो कुल मिला के 1,14,000 का बेनिफिट लेगा और उसने प्रॉमिस कितना किया था 1,00,000 का, तो उसका सरप्लस कितना 14,000 ना, और इसका सरप्लस 28,000। तो सरप्लस ऑफ के एंड डी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बी एंड एम। जो सरप्लस आएगा के और डी का, उसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग अदर अंडरराइटर्स, जिन्होंने अभी तक अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं किया। तो एक साथ कर देंगे, तो यहां पे लिखो, ना ही इसको ऐड बोल के लिखते हैं ना ही लेस बोल के, बस इसको ऐसे लिखो सरप्लस ऑफ के एंड डी डिस्ट्रीब्यूटेड among B and M। अब बताओ B और M का आपस का क्या रेशियो है ग्रॉस लायबिलिटी का, ध्यान से देखो, B और M का आपस का रेशियो है 15:10, वही ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो 15:10, दैट इज हम बोल सकते हैं 3:2। तो क्योंकि K ने अपना सरप्लस और D ने अपना सरप्लस दे दिया, तो इनका अब लायबिलिटी, ओ सॉरी हाँ 15:5, M है ना, M मतलब 3:1। देखो K ने अपना सरप्लस दे दिया, तो क्या जबरदस्ती K को कोई शेयर खरीदना पड़ेगा? नहीं, नहीं खरीदेगा, वो अपना पूरा जिम्मेदारी काम पूरा कंप्लीट कर दिया वो। तो ये 28,000 जो नेगेटिव है, K के कॉलम में 28,000 पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे उसका लायबिलिटी नील, खत्म। लेकिन B में देखो कितना होगा, B में हो जाएगा 3:1 में पहले बांटो, ये जो 28 और 14 मतलब 42,000, 42,000, 28 और 14 का टोटल 42,000 को इंटू 3/4 करो, 42,000 31,500। तो 31,500 का बेनिफिट किसको मिला? 31,500 का बेनिफिट, ये बेनिफिट K ने पास ऑन कर दिया B को, मतलब K और D ने मिल के पास ऑन कर दिया B को, और अगेन 28 और 14 42,000 का 1/4 कितना आ रहा है 10,500, है ना। तो 10,500 का बेनिफिट किसको मिलेगा? M को, और 14,000 पॉजिटिव हो जाएगा D के कॉलम में, क्योंकि देखो उनका तो लायबिलिटी खत्म करना है ना, नील करना है, उनको थोड़ी ना कोई शेयर खरीदना है। ये पॉजिटिव क्यों हुआ था कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, क्लियर। इन्होंने अपना अपना सरप्लस क्या कर दिया, बांट दिया, इनका टोटल सरप्लस किए और उनको दे दिए जिनका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, जिनका जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुआ था। और तुम देखो ये घुमा फिरा के कुछ होगा ही नहीं, ये घुमा फिरा के वही आएगा, 50,000 ही आएगा। तो यहाँ पे ना 50,000 मत लिख देना, यहाँ पे डैश दे देना। तुम कैलकुलेट के देखो, ये 28 एक बार चेक कर लो, ये कितना नहीं 42 आएगा, सॉरी 42 आएगा, ये 42 का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 42 आएगा, तो 42 मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कितना शेयर्स खरीदना है अंडरराइटर्स को, 50,000 जबरदस्ती, तो यहाँ पे डैश दे देंगे। अब देखो क्या के एक भी शेयर खरीदेगा? नहीं, नील। क्यों? उसने अपना काम तो जरूरत से ज्यादा ही कर दिया। क्या बी शेयर्स खरीदेगा? बिल्कुल। 54,000 में से 31,500 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग शेयर्स उसको खरीदना पड़ेगा। कितना? 22,500। क्या डी एक भी शेयर्स खरीदेगा? नहीं, नील। इसने तो अपना काम पूरा कर दिया, जरूरत से ज्यादा काम कर दिया। और एम कितना खरीदेगा? देखो 38,000 माइनस 10,500, ये आएगा 27,500। और कुल मिला के कितना शेयर्स अंडरराइटर्स लोग को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा?
50,000 शेयर, जिसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके थे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो सेकंड लेक्चर यहीं तक रहेगा। आज हम लोगों ने 2 सम्स कवर किया। होपफुली क्लास समझ में आ गया होगा। क्लास समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।